हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसको गांव में खुशी परिवार के नाम से जाना जाता था। इस परिवार में बिमला देवी अपने 3 बेटे और 1 बेटी के साथ रहती थीं। परिवार के सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बिमला देवी का बड़ा बेटा राकेश डॉक्टर बन गया और उनका सबसे छोटा बेटा दिनेश भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। लेकिन उनका बीच वाला बेटा सुरेश बिल्कुल अनपढ़ और गंवार रह गया। वह दिन भर आवारा लोगों के साथ मस्ती करता रहता। हे भगवान, इस सुरेश का क्या करूं? इसको कैसे समझाऊं? इसके दोनों भाई पढ़ लिख कर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन ये है कि इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं। ऐसे ही समय निकलता गया और बिमला के बड़े बेटे राकेश और छोटे बेटे दिनेश दोनों ने शादी करके अपना अपना अलग घर बना लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही उनकी बेटी सोनिया की शादी भी एक अच्छे घराने में हो गई। अब घर में केवल बीच वाला बेटा सुरेश ही कुंवारा रह गया था। उसके अनपढ़ होने के साथ साथ उसके आवारा होने के कारण कोई भी लड़की उससे शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। बिमला देवी इसी चिंता में परेशान थी, लेकिन किसी के पास उनकी समस्या का समाधान नहीं था। एक दिन जब सोनिया मैके आई, आजा बेटी आजा, और दामाद जी नहीं आए? माँ, अभी तो ये ऑफिस गए हुए हैं। ये रात को सीधे दिनेश भैया के घर पर ही आएंगे। माँ, आज मेरा मन आप सब लोगों से मिलने के लिए कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ आप सभी से मिलने चली आई। सोनिया अपनी माँ और भाई से बात करने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद, अच्छा मैम, मैं चलती हूँ। मुझे अभी राकेश भैया और दिनेश भैया के यहाँ जाना है। आज दोपहर का खाना राकेश भैया के घर है और रात का खाना दिनेश भैया के घर है। मेरे पति भी रात को दिनेश भैया के यहाँ ही आ जाएंगे और उसके बाद वहीं से हम लोग अपने घर चले जाएंगे। अरे बहन, तेरा एक भाई तो यहीं रहता है, इस भाई के यहाँ खाना खाने कब आएगी? आऊंगी भैया, जरूर आऊंगी। पहले भाभी को तो घर आने दो, क्योंकि इस समय में अगर खाना खाने आती हूँ तो खाना माँ को ही बनाना पड़ेगा। इसलिए पहले आप जल्दी से शादी करके भाभी को घर ले आओ, फिर मैं आपके यहाँ खाना खाने भी जरूर आऊंगी। ये कहकर सोनिया वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद बिमला देवी सोचने लगी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा इस लड़के की शादी कैसे करवाऊं। कोई समझदार लड़की तो इससे शादी करने को तैयार नहीं होगी। क्यों ना गांव में से ही किसी सीधी लड़की से इसकी शादी करवा दूं, हो सकता है शादी के बाद ये सुधर जाए। ये सोचकर बिमला देवी ने कुछ दिनों बाद ही गांव की एक सीधी सादी लड़की सीमा से सुरेश की शादी करवा दी। और जैसे कि बिमला देवी ने सोचा था, सुरेश वाकई में अब पूरी मेहनत से काम करने लगा। एक दिन जब सुरेश का दोस्त उससे मिलने आया, और सुरेश भाई, कई दिन हो गए, तुम तो मिलने के लिए भी नहीं आते यार। तुम्हारी शादी क्या हुई? तुम तो अपने दोस्तों को बिल्कुल भूल गए। हाँ विनोद भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे भाई, पहले तो घर में केवल मैं और मेरी माँ ही रहते थे, जैसे तैसे गुजर बसर हो जाता था। लेकिन भाई, अब मेरी शादी हो गई है, इसलिए अब मुझे अपने अलावा अपनी पत्नी और माँ तीनों के लिए कमाना पड़ता है। और आगे आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं घूम सकता। अच्छा विनोद भाई, मैं चलता हूँ, मुझे अभी काम पर जाना है। कुछ समय बाद बिमला देवी के दोनों बेटे आपस में बात करते हैं। अरे दिनेश भाई, देखो, हम दोनों अच्छा कमाते हैं, समाज में हम दोनों की ही बहुत मान सम्मान भी है, और अब हमारा गांव की तरफ आना जाना भी नहीं होता, तो क्यों ना हमें अब बंटवारा कर लेना चाहिए। बताओ, तुम्हारी क्या राय है? हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब हमें घर और जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। चलो इस बारे में चलकर माँ से बात करते हैं। माँ, मैंने और दिनेश ने फैसला किया है कि हम लोग को बंटवारा कर लेना चाहिए, तो इसलिए माँ, आपसे 3 दिन बाद हम लोग बंटवारे का दिन निश्चित कर रहे हैं। लेकिन बेटा, अचानक तुम लोग बंटवारा क्यों करना चाहते हो? माँ, ये हम दोनों का मिला जुला फैसला है और अब हम अपने इस फैसले को नहीं बदल सकते। बिमला देवी के बहुत समझाने के बाद भी राकेश और दिनेश नहीं माने और बंटवारे की जिद पर अड़े रहे। फिर उन्होंने अपने फैसले को सुरेश और अपनी बहन सोनिया दोनों को बता दिया।
आखिरकार बंटवारे का दिन आ गया। सोनिया भी वहाँ आ गई और सुरेश से कहने लगी, अरे सुरेश भाई, आज बंटवारा होना है तो तुम आज काम पर मत जाना। बहन, मुझे तुम पर और अपने दोनों भाइयों पर पूरा भरोसा है। तुम लोग बंटवारा कर लो। तुम लोगों को मुझे जो भी देना हो वो दे देना। मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। भाई बुरा मत मानना, मुझे लगता है तुम पहले केवल अनपढ़ ही थे, लेकिन मुझे तो अब तुम बेवकूफ भी लग रहे हो। अरे बंटवारा ऐसे थोड़ी होता है, बंटवारा तो हमेशा आमने सामने बैठकर ही होता है। हाँ बेटा सुरेश, सोनिया सही कह रही है। तू ऐसा कर, आज काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने हो तो अच्छा है। प्रणाम माता जी। राम राम भैया। देखो भाई, मैं तो अपने समय से आ गया हूँ। क्या आप सब लोग भी तैयार हैं? जी वकील साहब, हम लोग तैयार हैं। तो फिर ठीक है भैया लोग, मैंने भी सब हिसाब बना लिया है। देखो, एक तो आपके बाबूजी की 10 बीघा जमीन है और दूसरा आपका ये पुरखों का मकान। क्या आप लोगों ने फैसला कर लिया है किसके हिस्से में क्या आना है? मुझे बता दो, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बना दूंगा। अरे वकील साहब, इसमें क्या सोचना है? 5-5 बीघा जमीन मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये हमारी प्यारी बहन के नाम कर दो। अरे भाई, जब तू सब कुछ हमें दे देगा तो तेरे हिस्से में क्या आएगा? भैया, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। क्यों सीमा, मैंने गलत कहा क्या? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ से बढ़कर भला दुनिया में और कोई बसियत हो सकती है? भैया, भले से आपने कागजों की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आज जिंदगी की पढ़ाई में आप हम लोगों से बहुत आगे निकल गए। मुझे माफ कर दो भैया, मैं आपको समझ ही नहीं पाई। अरे मेरी प्यारी सी बहना, तुम तो जानती हो तुम भाई बहनों के प्यार के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और रही बात संपत्ति के बंटवारे की, तो संपत्ति के बंटवारे होने ना होने से हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है हमारे बीच के प्यार के बंटवारे में। बस हमारे बीच के प्यार में बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर हम क्यों करते हैं बंटवारा? हम लोग एक साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते जैसे हम लोग बचपन में रहा करते थे? क्योंकि एक अच्छा घर परिवार तो सब लोगों के एक साथ मिलकर रहने से ही बनता है, और फिर वह घर मंदिर बन जाता है जब एक माँ उसमें अच्छे संस्कारों की जोत रोजाना जलाती हो। अपने भाई की बात सुनकर रमेश और दिनेश बहुत शर्मिंदा हो गए और वह बंटवारा करने की बात को छोड़कर इस वायदे के साथ वहाँ से चले गए कि जल्दी ही वह अपने अपने मकान को बेचकर वापस इसी मकान में एक साथ एक छत के नीचे फिर उसी प्यार और खुशी के साथ रहेंगे।